हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम बात करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो हमारा पेपर है, आपके एलएलबी और एज वेल एज बीएलएलबी में जो भी आपका पेपर है, पेपर नंबर हो, जिसको भी ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना हो। ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक टॉपिक है व्हाट इज लॉ, व्हाट इज सोर्सेस ऑफ लॉ। ये जानना हमको बहुत ज़रूरी है कि लॉ है क्या, लॉ को कैसे पढ़ना है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये सारा हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसमें डिस्कस कर लिया है। और अभी जो हम बात करेंगे वो लॉ के रिगार्डिंग करेंगे कि लॉ है क्या, कानून है क्या। कानून हम लोग इतना पढ़ते हैं कि कानून का क्या रेलेवेंस है, कानून दरअसल क्या है, कानून की डेफिनेशन क्या है। ये सारी बातें हम सोर्सेस ऑफ लॉ, जो मीनिंग ऑफ टाइप्स है, वो पढ़ेंगे। सोर्सेस से पहले हमको लॉ क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज लॉ या हिंदी में कानून क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि लॉ रिफर्स टू रूल्स और रेगुलेशन। आप सभी लोग जानते हो कि रूल्स में क्या होता है भाई, रूल्स में होता है, लॉ में होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। क्योंकि हर एक लॉ आपको रूल बताता है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताता है। तो आप कह सकते हो कि लॉ जो है वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ओके, बैक्ड बाय लीगल अथॉरिटी। और किसके द्वारा बनाया जाता है, लीगल अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है। जो ऑथोराइज्ड है लॉ बनाने के लिए वही लॉ को बनाता है। फिर क्या कह रहा है, इट एक्ट्स एज द गाइडलाइंस एंड एप्लीकेबल टू ऑल। और आप जानते हो कि कोई भी लॉ बनाया जाता है तो वो किस लिए बनाया जाता है भाई, गाइडलाइन होता है। लॉ एक गाइडलाइन ही तो है जो किसी चीज को प्रॉपर तरीके से करने में, एक सिस्टमेटिक वे में करने में हेल्प करे, या चीजें प्रॉपर तरीके से चल सके और सब पे अप्लाई हो, वही तो लॉ है। लॉ क्या ऐसा कहता है क्या कि इन पे अप्लाई नहीं होगा, जो जो उस चीज को फॉलो करता है वो सब पे लॉ जो है उन सब पे अप्लाई होगा। लॉ इज व्हाट द स्टेट कमांड्स और इट इज द विल ऑफ सॉवरेन। मतलब लॉ वो चीज है जो स्टेट कमांड करता है। जैसे नेशन का अपना लॉ होता है, हर देश का अपना लॉ होता है, और वो एज अ सॉवरेन काम करता है। हिंदी में अगर देखें तो इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ हिंदी मीडियम से भी हैं तो हिंदी भी जानना हमको जरूरी है। कानून का तात्पर्य कानूनी प्राधिकार द्वारा समर्थित नियमों या विनियमों में से है। यह एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। ये आप जान गए कि दिशा निर्देश या गाइडलाइंस के रूप में काम करता है लॉ, और सभी पर लागू होता है। ऑब्वियस सी बात है, सब पे लागू होता है। इसीलिए ना लोग कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, लॉ सबके लिए बराबर है। कानून वह है जो राज्य आदेश देता है या यह संप्रभु की इच्छा होती है। मतलब आप जानते हो कि हर एक नेशन, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएस हो, अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, कोई भी ऐसा नेशन है वो अपने देश में अपना कानून भाई बनाता है कि उनका देश का कानून कैसे चलेगा, उनके देश का रेगुलेशंस कैसे सारी चीजें चलेंगी, और वो अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं, ये उनके जो है लॉ में प्रतीत होता है। तो ये कह रहा है इसीलिए जो राज्य आदेश देता है वह क्या होता है, कानून के रूप में होता है। मतलब हर एक, इसका मतलब यही है कि हर एक नेशन अपने लिए क्या एक फॉर्म करता है, कानून बनाता है, जिससे वो चाहता है कि सारे लोग जो है वो गवर्न हो और चीजें अच्छे से चले। वायलेशन ऑफ लॉ रिजल्ट इन द पनिशमेंट। और जो उस लॉ को वॉयलेट करता है, जो उस लॉ को क्या करता है, वॉयलेट करता है, यानी कि मानता नहीं है उसको, कह रहा है ना देखो, और जो उसके अनुरूपता प्राप्त करने में मदद नहीं करता है, मतलब जो उसको वॉयलेट करता है लॉ को, उसको पनिशमेंट मिलती है, सजा मिलती है। ये आप सब जानते हैं। अब देखो, ये लॉ कहीं पे भी हो, अगर आप उसको वॉयलेट करोगे तो आपको सजा मिलेगी। इन सिविल सोसाइटी लॉ प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। सब जानते हैं जो हमारी सोसाइटी है उसमें लॉ जो है बहुत क्रूशियल
रोल अदा करता है। सोसाइटी कैन नॉट वर्क स्मूथली विदाउट लॉ, बहुत जरूरी है। तुम सोचो, जब तुम्हारे घर में नियम कानून बनाए जाते हैं, छोटा सा स्कूल होता है, ऑफिस होता है, कोई भी काम स्टार्ट किया जाता है तो उसको बिना नियम के स्टार्ट नहीं किया जाता है। सब में नियम होता है तभी वो चीज प्रॉपर तरीके से चल पाती है। तो हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत जरूरी है कि एक लॉ हो जो सोसाइटी को आगे ले जाए। थॉमस हॉब्स जो हैं, जो फिलोसफर हैं, एक लीगल फिलोसफर हैं, थॉमस हॉब्स, डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ वॉर अगेंस्ट ऑल व्हेन देयर इज अ नो सॉवरेन। इनकी बुक है Levitian, describes the state of nature. Purpose of law is to ensure that the justice is served and help to resolve the conflict. अब यहाँ देखो, जो थॉमस हॉब्स जी हैं, एक फिलोसफर हैं, ये क्या कहते हैं भाई? थॉमस हॉब्स ने किसी भी संप्रभु के न होने पर सभी के विरुद्ध युद्ध की स्थिति का वर्णन किया है। अगर कोई भी नेशन संप्रभु नहीं होगा, सॉवरेन नहीं होगा और अपने कानून को सबसे ऊपर नहीं रखेगा तो वहां रोज युद्ध होगा, रोज वार होगा, रोज कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, उनकी बुक जो है लेविथॉन, उसकी प्रकृति की स्थिति का वर्णन करती है कि कानून का उद्देश्य क्या है। यह सुनिश्चित करना है कि न्याय मिले और विवादों को सुलझाने में मदद मिले। तो जो थॉमस हॉब्स जी की बुक थी लेविथॉन, उनमें यही कहा गया था कि लॉ का यही एम होता है कि जितने भी अन्यायी चीज हो रही हैं, ठीक है ना, उसको न्याय मिले और जो भी चीजें डिस्प्यूटेड हैं, उस विवादित हैं, उसको सुलझाई जाए। यही क्या है? लॉ का एम है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे कई स्रोत हैं जहाँ कानून प्राप्त होता है, जैसे रीति रिवाज, कानून, धर्म, न्यायिक निर्णय, मिसाल आदि। अब यहाँ पे देखो, लॉ हमने समझ लिया कि ये एक सेट ऑफ रूल्स है, रेगुलेशन है, जो क्या काम करता है और इसके बिना क्या नहीं हो सकता है या इसके रहने से क्या होता है, मतलब इंपॉर्टेंस इसका हमने देखा, लॉ क्या है ये भी देखा। और थॉमस हॉब्स जी का एक बुक भी दिखा जिसने उन्होंने अपनी बातें लिखी थी। अब देखो, अगर हम लॉ का स्रोत देखें, कानून का स्रोत देखें, क्योंकि कोई चीज अगर आया है तो उसका स्रोत भी होगा, उसका ओरिजिन भी होगा। ठीक है? तो इसका ओरिजिन यानी कानून का, लॉ का ओरिजिन या स्रोत कहाँ से माना जाता है? तो इन सभी से माना जाता है। रीति रिवाज से माना जाता है, कानून यानी लॉ से माना जाता है, धर्म यानी रिलीजन से माना जाता है, न्यायिक निर्णय से माना जाता है और मिसालों से भी माना जाता है। सोर्स ऑफ लॉ, कानून के स्रोत ये सभी हैं। आप जानते हो कि जब कानून नहीं हुआ करता था तो जो भी धर्म ग्रंथों में बातें लिखी गई थी उन्हीं से सारी चीजें क्या होती थी? गवर्न होती थी। ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सोर्सेस ऑफ लॉ, कानून के स्रोत क्या है। देखो क्या कह रहा है, Since we have seen that there are several sources of law, in this paper we would deal। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे sources हैं। पहला source तो हम लोग देख ले अगर custom, दूसरा precedent और तीसरा legislation। customs वगैरह जो भी हैं, जैसे धर्म होते हैं उनके customs होते हैं, तो धर्म कस्टम वो एक कंसीडर कर लो कि एक सोर्स ऑफ लॉ है। प्रेसिडेंट, पहले क्या जजमेंट दिया गया है किस केस में, प्रेसिडेंट मतलब न्यायिक निर्णय। और जो तीसरा सोर्स ऑफ लॉ है वो है लेजिस्लेशन यानी विधायिका, जो विधायिका पास होती है। जैसे आप जानते हो ना कि लोकसभा, राज्यसभा में जो बिल है वो पेश होता है प्रॉपर डिस्कशन के बाद, आफ्टर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो जो बिल है कानून बनता है। तो ये भी प्रोसीजर क्या है? लॉ है। इससे भी जो बनता है वो भी लॉ का सोर्स है। प्रेसिडेंट से जो निकल के आता है वो भी एक लॉ का सोर्स है और कस्टम तो है ही सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है ना? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। जो कस्टम्स हैं, जो कस्टम्स आपके होते हैं वो ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है। ऐसा नहीं है कि इससे भी पुराना कोई सोर्स ऑफ लॉ है। कि जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब कुछ नहीं होता था तो लोग अपने रीति रिवाज बना लेते थे और रीति रिवाज से मिल करके कुछ कुछ धर्म का भी वो होने लगा, धर्म ग्रंथ बनने लगे, बहुत सारी चीजें बनने लगी और उसी से जो भी लॉ का फॉर्मेशन कह लो या फिर न्यायिक निर्णय वाला कार्यक्रम कह लो, वो सारी चीजें किससे की जाती थी? उन्हीं कस्टम, उन्हीं धर्म से करी जाती थी।
तो वही कह रहा है कि कस्टम को ही सबसे पुराना सोर्स ऑफ लॉ कहा जाता है। Along with custom, tradition, norms, value also played an important role in establishment of law. Laws are also inspired from religion and morality. अब यहाँ देखो लॉ जो है वो ऐसा नहीं कह सकते लॉ में तो मोरालिटी होती ही नहीं, ठीक है, लॉ में रिलीजन होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। लॉ जो है वो सारी चीजों से मिलके बना है, सबका स्रोत है। मतलब लॉ के बनने के पीछे लॉ का एक जो बनाया गया है वो सिर्फ किसी एक चीज से नहीं बनाया गया है, बल्कि लॉ में कस्टम भी है, लॉ में मोरालिटी भी है, लॉ रिलीजन को देखते हुए भी बनाया गया है, लॉ जुडिशियल प्रेसिडेंट को भी देखते हुए बनाया गया है। मतलब सारी चीजें सो मिल करके लॉ बना है। इसीलिए मेनली जो तीन है, कस्टम, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन, इन तीनों को सोर्सेस ऑफ द लॉ कहते हैं, ठीक है ना। अगर सोर्सेस ऑफ लॉ आए तो आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखो भाई क्या कह रहा है, आफ्टर 13th सेंचुरी, मतलब 13वीं शताब्दी के बाद, लेजिस्लेशन इमर्ज एज अ मेजर सोर्स ऑफ लॉ। तो जो लेजिस्लेशन है उसको क्या माना जाने लगा, मेजर सोर्स ऑफ लॉ। आप जान रहे हो कि पहले कस्टम को क्या माना जा रहा था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्सेस ऑफ लॉ माना जा रहा था। लेकिन जब 13वीं शताब्दी के बाद सारी चीजें होने लगी तो जो लेजिस्लेशन है यानी विधायिका है, इसको हम लोग मेजर सोर्स ऑफ लॉ मानने लगे। इन कॉन्ट्ररी इरा, judicial decisions also acts as an important source of law. Other sources of law, अब इनके अलावे मतलब तीन के अलावे, कस्टम के अलावे, प्रेसिडेंट के अलावे और लेजिस्लेशन के अलावे, इन तीन लॉ को भी साथ साथ लेकर के हम चलते हैं सोर्सेस ऑफ लॉ को, जैसे जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, ठीक है ना। ये सारी चीजें भी कंटेम्परेरी ही चलती है इन तीनों सोर्सेस ऑफ लॉ के। अब एक एक करके हम देखेंगे डिटेल में कि कस्टम, ये सीमा शुल्क नहीं होगा, ठीक है ना, कस्टम रीति रिवाज, कस्टम का यहाँ हिंदी क्या होगा, रीति रिवाज। देखो कस्टम कैन बी डिफाइंड एज द अनरिटन रूल। सबसे बड़ी बात जो आपको जाननी है कस्टम के बारे में कि कस्टम अनरिटन रूल्स है, ये लिखा हो भी सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। आप जानते हो कि रीति रिवाज चलती आती है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है वो चलती आती हैं, तो ये जरूरी नहीं कि कस्टम जो है वो लिखा हुआ ही हो। तो इसीलिए कहा गया है कि कस्टम कैन बी डिफाइंड एज द अनरिटन रूल्स और प्रैक्टिसेस। ये रूल्स कहीं लिखे नहीं हैं, या लिखे गए भी होंगे तो फाउंड नहीं किए गए होंगे, तो ये प्रैक्टिसेस ही हैं, कस्टम जो है वो प्रैक्टिसेस ही हैं, लेकिन अनरिटन है। That are widely followed by the people and have obligatory nature। अब यहाँ देखो, और ये जो कस्टम है, रीति रिवाज है, ये व्यापक तौर पे या व्यापक ढंग से इसको फॉलो किया जा रहा है अभी तक, ठीक है। जैसे शादी होती है किसी की तो क्या होता है, हर एक चीज, मतलब 7 फेरे होते हैं, अग्नि के फेरे होते हैं, फिर सिंदूर दान वगैरह होता है, ये सारी चीजें हिंदुओं में होती है। ये सब क्या है, कस्टम है। और भी पता नहीं क्या हल्दी लावा भुजाई, ये सारी चीजें जो है वो होती हैं हिंदू मैरिज में। तो आप देख रहे हो ना, ये चीजें कहीं लिखी तो नहीं होंगी। हाँ, 7 फेरों का बारे में लिखा गया है हिंदू लॉ में, लेकिन और जो पहले की चीजें हैं जैसे मैंने बताया कि हल्दी है, मेहंदी है और लावा भुजाई और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीजें क्या होती चली आ रही हैं, रीति रिवाजों से चली आ रही हैं और सदियों से चली आ रही हैं, लोग इसको फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो व्यापक तौर पे इसको लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं और बिना किसी रुकावट के, और ये ऐसे रीति रिवाज हैं जो किसी को हार्म भी नहीं करते। तो रीति रिवाज को एज अ सोर्स ऑफ लॉ मान्यता देने के लिए भी कंडीशन होती है कि वो रीति रिवाज जो है सदियों से चले आ रहे हैं, वो रीति रिवाज जो है कानून के खिलाफ नहीं है, वो रीति रिवाज जो हैं एकदम कंटिन्यूटी भी है, कभी बीच में रुके नहीं है, मतलब शुरू से अभी तक चले ही आ रहे हैं। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सर्टिनिटी होनी चाहिए, और जो है लॉ के अगेंस्ट आपका कस्टम नहीं होना चाहिए। तो उसको एज द सोर्स ऑफ कस्टम हम लोग कंसीडर करते हैं लॉ का, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स पीपल वर गवर्न्ड बाय कस्टम।
ये तो अब मैंने बता ही दिया कि भैया प्राचीन काल में, पुराने समय में लोग कस्टम से ही गवर्न होते थे, कस्टम से ही सारी चीजें चलती थी, चाहे वो न्याय प्रणाली हो चाहे और कुछ भी हो। लेटर दीज कस्टम वर एडॉप्टेड बाय अदर मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन, और यही कस्टम बाद में अदर सोशल इंस्टीट्यूशन से लिए जाने लगे। It took a stricter form when it was adopted by the legal और political entity, और जैसे ही कस्टम को एक लीगल और पॉलिटिकल एंटिटी में बदला गया, मतलब बोल दिया गया कि जो कस्टम है अब इन्हीं कस्टम से जो है वो लोगों को पनिश किया जाएगा या रूल इस कस्टम को देखते हुए बनाया जाएगा, तो ये जो कस्टम्स थे यही क्या बन गए, तो स्ट्रिक्ट बन गए, स्ट्रिक्ट बन गए, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट बनेंगे तभी तो लोग डरेंगे। इट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इट्स कन्वर्जन इनटू लॉ, और कस्टम को एज अ सोर्स ऑफ लॉ कन्वर्जन होने में, कन्वर्ट होने में, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, इसको बहुत लंबा समय लगा कन्वर्ट होने में, कस्टम से एज अ सोर्स ऑफ लॉ बनने में। इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू द लाइव एग्जाम्पल। अब यहाँ देखो लाइव एग्जाम्पल क्या कह रहा है भाई, जरा देख लेते हैं, हिंदी में देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, उदाहरण के जरिए बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। जैसे हिंदू विवाह समारोह के दौरान जोड़े को पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेने होते हैं। यह एक अच्छी तरह से स्थापित प्रथा है और 7 फेरों की इस प्रथागत प्रथा को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 में संहिताबद्ध किया गया है। आप जानते हो, जैसे मैंने बोला कि सप्तपदी जिसको बोलते हैं, यानी अग्नि के 7 फेरे जब लेंगे आप, तभी जो है हिंदू मैरिज की शादी कंप्लीट मानी जाती है, ठीक है ना। ऐसा लिखा हुआ है, हिंदू जो मैरिज एक्ट है 1955 का, उसके धारा, उसके सेक्शन 7 में ये बात लिखा गया है कि जब शादी होगी तो उसमें इसेंशियल चीज ये भी एक आता है शर्तों में, ठीक है, कि जब भी 7 फेरे पूरे होंगे तभी क्या होगा, आपकी शादी संपन्न होगी। तो ये देखो, ये पहले जो 7 फेरों का कॉन्सेप्ट था, अग्नि को साक्षी मानते हुए, ये पहले क्या था, पहले ये कस्टम था, पहले ये रीति रिवाज था, लेकिन बाद में कानून में आया ना, ठीक है। चलो, तो ये लाइव एग्जांपल आपने देख लिया। अब इसेंशियल्स क्या है, कस्टम को, जैसे मैंने बताया ना कि कस्टम को सोर्स ऑफ लॉ बनने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। हर एक कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ कंसीडर नहीं किया जाता, उसके कुछ शर्तें होती हैं, एसेंशियल्स होती हैं। वो क्या कह रहा है, ऑल कस्टम कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन लॉ, वही कह रहा है, हर एक कस्टम, हर एक रीति रिवाज को हम लोग लॉ जो है विधि नहीं समझ सकते। देयर आर सम एसेंशियल दैट कस्टम मस्ट बी पजेसेस टू द एलिजिबल टू बिकम द लॉ। जैसा मैंने बताया, वो कस्टम, वो रीति रिवाज एलिजिबल होना चाहिए कि हाँ भाई उसको लॉ बनाया जाए, एज अ सोर्स ऑफ लॉ बनाया जाए। और वो कैसे होगी, जरा देखते हैं। इन द फॉलोइंग, अब जो चीज दिया गया है, तो कस्टम मस्ट बी प्रैक्टिसिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंटिक्विटी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई कस्टम को एज अ सोर्स ऑफ लॉ बनना है तो उस कस्टम की एंटिक्विटी देखी जाती है कि ये कितने लंबे समय से चला आ रहा है। इट मस्ट बी नोन टू ऑल प्रैक्टिसेस सेक्रेटली, मतलब ये जो प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि किसी छोटे से ग्रुप में हो रहा है, नहीं, ये वाइडली स्प्रेड होना चाहिए और बहुत सारे लोगों के द्वारा, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा परफॉर्म करना चाहिए। 2 होना चाहिए, 2 हो गया। It moreover need to be reasonable in nature and doesn't violate the morality established norms and values of society। और तीसरा क्या होना चाहिए कि भैया जो वैल्यूज, जो लॉ एस्टैब्लिश करे गए हैं, मोरालिटी एस्टैब्लिश करी गई है, उसके अगेंस्ट ये रीति रिवाज नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो 3 चीजें अगर होंगी तो वो कस्टम क्या होगा भैया, वैलिड होगा और कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ समझा जाएगा। अब इसका वो देख लो, एग्जाम्पल देख लो। जैसे देयर आर सेवरल केसेस वेयर कस्टम एब्रोगेटेड, जैसे कि चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह क्या था, एक कस्टम था, लेकिन उसको भी एब्रोगेट किया गया। क्यों? क्योंकि चाइल्ड विवाह कहीं से क्या नहीं है, कहीं से मोरल नहीं है, ठीक है, लॉफुल नहीं है, तो इसको जो है इनवैलिड कर दिया गया या फिर एब्रोगेट कर दिया चाइल्ड मैरिज के। इसी तरह डाउरी को, इसी तरह सती प्रथा को भी, ठीक है ना। चलो, अब टाइप्स, कस्टम के टाइप्स जो हैं वो देख लो।
टाइप्स ये नहीं, कस्टम आर ब्रॉड, हाँ देख लो, कस्टम के भी टाइप्स होते हैं, कस्टम्स के भी टाइप होते हैं जो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, कस्टम विदाउट सैंक्शन एंड कस्टम विद सैंक्शन, ठीक है ना। देखो सीमा शुल्क नहीं है भाई, ये कस्टम रीति रिवाज है। रीति रिवाज मोटे तौर पे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, प्रतिबंधों के बिना रीति रिवाज और प्रतिबंधों के साथ रीति रिवाज। बिना मंजूरी के जो भी कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कस्टम विदाउट सैंक्शन। कस्टम विदाउट सैंक्शन मतलब ऐसे कस्टम, ऐसे रीति रिवाज जो बिना मंजूरी के जो है वो है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, कस्टम विदाउट सैंक्शन। और वैसे कस्टम जिनको मंजूरी मिल गई है एक एज अ सोर्स ऑफ लॉ बनने की, उसको क्या कहते हैं, कस्टम विद सैंक्शन, ठीक है ना। बस इतना ही आपको लिखने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं। जितना सीमा शुल्क लिखा वो सीमा शुल्क नहीं है, अब वो क्या है, रीति रिवाज है। अब जो दूसरा सोर्स ऑफ लॉ आता है वो आता है मिसाल, जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ अब हमको देखना है। क्या कह रहा है भाई, प्रेसिडेंट और जुडिशियल प्रेसिडेंट। देखो दो तरह के प्रेसिडेंट, एक जुडिशियल प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, मतलब न्यायिक निर्णय वगैरह जो होते हैं। प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लीगल सिस्टम ऑफ एनी नेशन। आप जानते हो कि हमारे यहाँ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। बहुत सारे जजमेंट जो भी दिए गए हैं, लैंडमार्क जजमेंट, उसको कोई भी केस डिसाइड करते समय, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड कर रहा हो, चाहे वो हाई कोर्ट डिसाइड कर रहा हो, तो ऑलरेडी जो डिसाइडेड केसेस हैं उसको कोट करा जाता है और उसको बेस बनाया जाता है एज अ सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है ना। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो केशवानंद भारती में आया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक जगह पे आप अमेंडमेंट कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो भी जजमेंट आया, अब हर एक कोर्ट जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है ना। हर एक कोर्ट फॉलो करेगा, हर एक लेजिस्लेचर जो भी कानून बना रहा है वो भी फॉलो करेगा। तो इसीलिए जो भी न्यायिक निर्णय है उसको भी क्या माना जाता है, एज अ सोर्स ऑफ लॉ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं लीगल सिस्टम किसी का बिल्ड करने का, कहीं का नेशन का, ठीक है ना। इट इज नाइदर टू ओल्ड एज कस्टम नॉट मॉडर्न एज लेजिस्लेशन। ये ना बहुत ज्यादा पुराना है जैसे कस्टम था, और ना बहुत ज्यादा नया है जैसे विधायिका आप पढ़ने वाले वैसा, मतलब बीच का है ये। जुडिशियल प्रेसिडेंट सिंपली मींस प्रीवियस डिसाइडेड जजमेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब यही है कि वैसे जजमेंट जो, वैसे केसेस जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, या ऐसे केसेस में क्या दिया गया है, ऑलरेडी जजमेंट दिया जा चुका है, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट मतलब ही होता है कि प्रीवियस डिसाइडेड जजमेंट, ओके। इट इज बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट, जैसे मैंने बताया कि लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग, और सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो वो हर हाई कोर्ट भी मानेगा, और जितने भी लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, कोर्ट ऑफ सेशन है, वो सब मानेंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, इसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। इसेंशियल्स देख लीजिए, इसका क्या कह रहा है। जुडिशियल प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग इन नेचर। ये बाइंडिंग होता है, पूरी तरह से बाइंडिंग होता है, अनिवार्य होता है, बाध्यकारी होता है। It is a hierarchical in nature. Authority is seen while determining who has followed whose judgment. It is also known as judge made law. इसको judge made law भी प्रेसिडेंट को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जजेस द्वारा जजमेंट दिया जाता है। जज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द वाइडनिंग ऑफ लॉ। लॉ का दायरा और बढ़ाने के लिए जो जजेस होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो नेचर है इसका, या इसेंशियल्स कह लो, नेचर कह लो, ये बाइंडिंग नेचर का है जुडिशियल प्रेसिडेंट। प्रकार कह लो कि प्रेसिडेंट जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है रेशियो डेसिंडाई, एक होता है ऑबिटर डिक्टा, ठीक है ना। तो जो भी प्रेसिडेंट या जो भी निर्णय, जो भी जजमेंट दिया जाता है जजेस के द्वारा, उनको दो चीजें फॉलो करनी पड़ती है, रेशियो डेसिंडाई और ऑबिटर डिक्टा। दोनों का मतलब क्या है भैया? Only ratio decidendi is binding in nature. It gives the reason used by judges while giving the decision. जो ratio decidendi होता है, ये जजेस ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी जजमेंट में लिख देंगे, नहीं। उन्होंने जो जजमेंट दिया है या लिखा है, उसके पीछे की क्या रीजनिंग रही होगी, क्या रीजन रहा होगा, वो उनको
बताना पड़ता है, तो वो क्या होता है, रेशियो डेसिडाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो द रीजन बिहाइंड द जजमेंट, इसको बोलते हैं रेशियो डेसिडाई को। लोअर कोर्ट्स आर ऑब्लिगेटेड टू फॉलो व्हेन इट दिस सेम क्वेश्चन लॉ अराइजेस, तो लोअर कोर्ट जो है वो फॉलो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। वेयर एज जो ऑबिटर डिक्टा है डज नॉट होल्ड एनी बाइंडिंग अथॉरिटी, ऑबिटर डिक्टा बाइंडिंग नहीं है, लेकिन रेशियो डेसिडाई जो है वो किस पे बाइंडिंग है, जजेस पे बाइंडिंग है। इट इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ जजेस एंड इट ओनली हैज अ परसेसिव वैल्यू ओवर द कोर्ट, ठीक है ना। तो रेशियो डेसिडाई जो है वो फॉलो करना पड़ता है ऑल जजेस को जजमेंट देते समय भी, और ऑल लोअर कोर्ट्स को भी रेशियो डेसिडाई जो है फॉलो करना पड़ता है। ऑबिटर डिक्टा जो है वो परसेसिव इन नेचर है, ठीक है ना, तो इसका प्रेरक के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जो सोर्स ऑफ लॉ है वो है लेजिस्लेशन, जिसको हम कहते हैं विधान। आप जानते हो कि विधानसभा से विधानसभा मत समझ लेना, ठीक है ना, विधान बनाने वाला, ठीक है। जैसे लोकसभा में कोई बिल पेश हुआ है या राज्यसभा में कहीं भी बिल पेश होता है, तो उसका दोनों हाउसेस में क्या होता है भैया, डिस्कशन होता है, रीडिंग्स होती हैं, फिर जाकर के प्रेसिडेंट अगर एसेंट देता है तो वो बिल बनता है। ये सारी चीज तुम जानते हो। तो कोई भी कानून बनाना है तो वो लेजिस्लेशन के माध्यम से भी बनता है। तो लेजिस्लेशन वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, ये जो लेजिस्लेशन वर्ड है ये कहाँ से डेराइव्ड किया गया है, तो लैटिन लैंग्वेज से किया गया है। इट लिटरली मीन्स मेकिंग द लॉ, इसका मतलब क्या है, मेकिंग द लॉ। लेजिस्लेशन का मतलब ही है कि लॉ बनाना। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ एंड इज बैक टू द लीगल अथॉरिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है सोर्स ऑफ लॉ है। It is widely recognized by other institutions. It has two meanings. First, it means law making process and secondly, it means law itself. मतलब legislation का मतलब क्या है, जरा हिंदी वालों को भी लिए पढ़ दिया जाए थोड़ा। इसके दो अर्थ हैं, किसके, लेजिस्लेशन के दो अर्थ हैं। पहला, इसका मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया है, लेजिस्लेशन का मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया, और दूसरा मतलब क्या है, कानून ही है, मतलब कानून। लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ जब कहेंगे तो लेजिस्लेशन को कानून बनाया कहा जाएगा, और जब ऐसे नॉर्मल बोलेंगे तो विधान को या फिर लेजिस्लेशन को, लेजिस्लेचर को हम लोग कानून बनाने की एक प्रक्रिया भी बोलेंगे। तो यहाँ पे हम कानून से मतलब निकालेंगे किसका, लेजिस्लेशन का, ठीक है। चलिए एक मिनट, अब चलिए इसेंशियल्स होने चाहिए भाई, जो भी लेजिस्लेचर बन रहा है, कानून बन रहा है, उसकी इसेंशियल्स होनी चाहिए। तो क्या इसेंशियल होने चाहिए, फ्रॉम इट्स मीनिंग इटसेल्फ इसेंशियल्स कैन बी डेराइव्ड। अब क्या होना चाहिए भैया, लीगल बैकिंग, मतलब कानूनी समर्थन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कानून विधायिका द्वारा मुंह उठा के बना दिया जाएगा, नहीं, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो एसेंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा, जैसे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वॉयलेट ना किया हुआ हो लॉ, तो लीगल बैकिंग उसको चाहिए, कानूनी समर्थन चाहिए, तभी वो जो लेजिस्लेशन है एज अ सोर्स ऑफ लॉ माना जाएगा। फिर बी, इट इज अ लॉ मेकिंग प्रोसेस, यह एक कानून बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो आप जानते ही हो कि जो लेजिस्लेशन है वो कानून बनाने की प्रक्रिया है, ये भी फॉलो हो रहा है। फिर जो सी कह रहा है रिकॉग्निशन एक्सेट्रा, और रिकॉग्निशन इसको कब मिलता है भाई, मान्यता इसको कब मिलती है, जब ये बिल जो है वो एसेंट बन जाता है। टाइप्स देख लें भाई, टाइप्स, लेजिस्लेशन के जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, ये क्या है, देखो विधान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला तो सर्वोच्च विधान और दूसरा अधीनस्थ विधान। सर्वोच्च विधान का अर्थ संसद द्वारा पारित कानून है। अधीनस्थ कानून उन अधिकारियों द्वारा बनाया जाता है जो सर्वोच्च प्राधिकारी या संप्रभु के प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन होते हैं। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि ये जो लेजिस्लेशन है इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला तो एक होता है सुप्रीम लेजिस्लेशन, जो किसके द्वारा बनाया जाता है, जो भी पार्लियामेंट्स होता है, अगर उसके द्वारा कोई लॉ बनाया गया है तो उसको सुप्रीम लेजिस्लेशन बोलेंगे। और उनके जो नीचे होते हैं सबऑर्डिनेट जो होते हैं उनके डेलीगेटेड अथॉरिटी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो होती है, अगर उनके द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है तो उसको कौन सा बोलते हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। दो तरह का लेजिस्लेशन, एक सुप्रीम लेजिस्लेशन जो खुद पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है उसको सुप्रीम लेजिस्लेशन बोला जाता है, और जो
जो भी अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, या फिर जिसको पार्लियामेंट ने ऑथोराइज किया है कोई कानून बनाने के लिए, अगर वो कानून बनाते हैं तो उनके द्वारा बनाए गए कानून को या विधायिका को क्या कहते हैं हम लोग? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सबऑर्डिनेट जो लेजिस्लेशन है, यानी कि अधीनस्थ जो प्राधिकारी हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये इतने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। पहला कौन सा? ऑटोनोमस लॉ, दूसरा जुडिशियल रूल्स, तीसरा लोकल लॉज, चौथा कॉलोनियल लॉज, जब था ऐसा कॉलोनियल पीरियड तब के बारे में बात कर रहे हैं, और ई जो है लॉज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। तो ये जो है ये कुछ अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं, एक सिनॉप्सिस हम लोग देख लेते हैं। और आप लोग किसी भी टॉपिक में जो है वो सिनॉप्सिस जरूर बनाया कीजिए। सिनॉप्सिस बनाने से आप अगर एक बार उसको गो थ्रू कर लोगे, रीडिंग कर लोगे, और फिर सिनॉप्सिस 2 से 3 बार देख लोगे, तो उसका लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो आपका हो जाएगा। अब अगर आपका क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोर्सेस ऑफ लॉ, सोर्सेस ऑफ लॉ मतलब कानून के स्रोत बताइए। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कानून क्या है, व्हाट इज लॉ, लॉ को ही डिफाइन करोगे तुम लोग, कानून क्या है उसको ही डिफाइन करोगे आप लोग। ठीक है ना। फिर उसके बाद कानून के स्रोत या सोर्सेस ऑफ लॉ को डिफाइन करोगे, इसको डिफाइन करोगे, पहले इसको डिफाइन कर दोगे, फिर सोर्सेस ऑफ लॉ को आप जानते हो कि 3 तरह के सोर्सेस हैं। पहला है कस्टम, दूसरा है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट कैसा? तो जुडिशियल प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई? तो नेक्स्ट है हमारा लेजिस्लेचर। ठीक है ना। अब कस्टम्स का भी इसेंशियल्स लिखोगे, इसका भी इसेंशियल्स और इसका इसेंशियल्स लिखोगे। और फिर इसमें भी लेजिस्लेशन में 2 होता है, एक होता है जो होता है मेन लेजिस्लेशन, ठीक है ना, और एक होता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है। प्रेसिडेंट का क्या होता है? तो आप बता दिए कि प्रेसिडेंट जो है वो बाइंडिंग इन नेचर का होता है, और प्रेसिडेंट में जो डिसीजंस दिया जाता है उसमें एक अपनाया जाता है रेशियो डेसेंडाई, रीजन बिहाइंड द जजमेंट, एक होता है ऑबिटर डिक्टा। तो जो रेशियो डेसेंडाई है वो सभी के द्वारा बाइंडिंग है, सभी के द्वारा फॉलो करने के लिए वो बाइंडिंग है, सबको फॉलो करना है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे हायरार्की में जो भी कोर्ट है सबको फॉलो करना है। ऑबिटर डिक्टा जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है ना। तो ये चीज जो है अगर आप कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन सोर्सेस ऑफ लॉ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। और ये सोर्सेस ऑफ लॉ आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी काम आएगा, और जब आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे तब भी आपको पढ़ने में काम आएगा। ठीक है ना। तो सोर्सेस ऑफ लॉ अगर डिवाइड करें तो बहुत है, सब कैटेगराइजेशन करें तो बहुत है, लेकिन अगर हम ब्रॉडली देखें तो ये 3 तरह के जो हैं वो क्लासिफिकेशन है या सोर्सेस ऑफ लॉ है। ठीक है, किसी के भी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप 1 से 2 बार इसको देखें। पीपीटी आपको मिल जाती है, उसको पढ़ें। पीपीटी में जो गलती होती है ये मैं यहाँ बता देती हूँ, खास करके हिंदी में जो है ट्रांसलेशन में गलती हो जाती है, तो आप उसको करेक्ट करें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें, क्योंकि आपका दिसंबर में ही सेमेस्टर होने वाला है और जल्दी जल्दी जो है वो सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। बाकी और जो सिलेबस हैं वो भी धीरे धीरे स्टार्ट होगा, लेकिन एक पहले ख़त्म हो जाए कोई एक सब्जेक्ट। अभी हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस, साथ में कंपनी लॉ और बीएलएलबी के लिए लीगल हिस्ट्री जो है वो चल रहा है। बाकी आपको क्लासेस जो अवेलेबल होंगी रिकॉर्डेड ऑलरेडी, वो आप लोग देख ही रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।